इस सत्र में बातचीत के आमंत्रित हैं सबसे पहला नाम है श्री प्रतीक बोराडे, एक बहुआयामी व्यक्तित्व जिनकी बौद्धिक गतिविधियों में सिनेमा और राजनीति का सहज मिश्रण है। आप एक फिल्म समीक्षक और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अपनी व्यवहारिक टिप्पणी और आलोचनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। आपकी समीक्षाएं कहानी कहने की बारीकी, फिल्म उद्योग की बारीकियों की गहराई को उजागर करती है। सिल्वर स्क्रीन से परे प्रतीक जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी सक्रिय हैं। Now, over to Mr. Pratik Borade. You should begin with your customary Om Narayan. And just a related question to from where Mr. Singh left. You have been one of your constant themes in. Actually, we should all thank him for one great service he's doing by watching all these crappy movies. He's saving a lot of money for all of us. And then putting out the reality of those films. So thank you at the outset. Just a couple of threads before we can. I'll hand it over to you. I began this with Temple of Doom and Octopussy, Slumdog Millionaire. In those days, and this is also, I'll pick it up from Mr. Singh, that Bharat ka society ka sara kachra udhar paroste hain. So these two are linked in one way. I'll tell you how. Till this, about 2005, 2006, till that period, ek kachra parosna tha na, it had some limits. So I'll tell you the limits in 2 words. Bharat ka galat image dikhana was centered around 2 words: poor and hungry, or 3 words: poor, hungry, and filthy. So this was pretty much their stories and all their nonsense. But now, Hollywood really doesn't need to make any of movies showing India in this light, because that work is done by our own filmmakers today. So your thoughts on that? ओम नारायण 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 नारायण। एक बार आप सभी साथ में 4 बार नारायण नारायण बोलते हैं। ओम नारायण नारायण नारायण। सभी को राम राम। सर्वप्रथम मैं संजय सर का और द जयपुर डायलॉग्स की पूरी टीम का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे इतने छोटे व्यक्ति को भी इतने गणमान्य विद्वानों के बीच में बैठने का और बोलने का अवसर दिया, मुझे इस योग्य समझा। तो संदीप सर ने शुरुआत में टेम्पल ऑफ डूम की बात की, तो इस पर हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था। स्टीवन स्पिलबर्ग उसके राइटर डायरेक्टर है, और शुरुआत में अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जब हम बात कर रहे थे जिस सेशन में दूसरे, तो वहां पर इस्लामिक आतंकवाद के बारे में, उनके द्वारा आइडल वर्शिपर्स को बुत परस्त कहकर किस प्रकार से उनके विरुद्ध हेट स्प्रेड की जाती है, आइडल्स को तोड़ा गया, इसके बारे में हम सभी चर्चा करते हैं। परंतु उसे सबसे ज्यादा रोमांटिसाइज अगर किसी इंडस्ट्री ने किया है तो वो हॉलीवुड ने किया है, और टेम्पल ऑफ डूम उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। केवल वही नहीं, उसके बाद में एक सुपरनैचुरल्स करके एक वेब सीरीज आई थी, बहुत पॉपुलर है, अमेज़न प्राइम वीडियो पर अभी भी देख सकते हैं आप। उसके एक एपिसोड में गणेश जी को और माँ काली को नरभक्षी के रूप में दिखाया है, मांस खाने वाला नरभक्षी, क्योंकि बचपन से ही वो सिखाया जाता है ना कि आइडल वर्शिपर्स आर वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स, और वे डेविल की पूजा करते हैं, तो वो डेविल के रूप में ही देखते हैं हिंदू देवी देवताओं को। तो सुपरनैचुरल सीरीज में आप ये बात देख सकते हैं। अभी हाल ही में जॉर्डन पीटरसन के द्वारा एक ट्वीट किया गया था माँ काली के बारे में, नार्सिसिस्ट कहा था माँ काली को, उसके बारे में भी काफी लोगों ने सोशल मीडिया पर जॉर्डन पीटरसन को टैग करके रिप्लाई भी दिया था। तो ये हॉलीवुड के द्वारा हमेशा से ही किया जाता रहा है, कोई हाल ही की बात नहीं है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो पैगन कल्चर्स है, आप जितनी भी हॉलीवुड की हॉरर फिल्म से उठाकर देख लीजिए, अभी इसी वर्ष आई हुई द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट देख लीजिए, या नन 2 देख लीजिए, या अभी एक्सॉर्सिज्म का अभी लेटेस्ट जो पार्ट आया, सभी में पैगन कल्चर्स को अभी भी डेविल वर्शिपर्स के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है कि किसी पैगन कल्चर की कोई पुरानी स्क्रिप्चर, कोई बुक कोई खोल देता है और उसमें से डेविल निकल आता है और वो सबको फिर पोजेस कर रहा है। एक्सॉर्सिज्म की भी बेसिक थीम यही थी, सुमेरियन सभ्यता की एक स्क्रिप्चर खुल जाती है, उसमें से फिर कोई डेविल आता है और वो सबको, नहीं सॉरी, एविल डेड में वो थीम थी। तो ये ज्यादातर हॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स है, जो इतने हम जिन्हें इंटेलेक्चुअल मानते हैं, इतने बुद्धिजीवी, इतने सब जिनको फॉलो करते हैं, बड़े बड़े स्टीवन स्पिलबर्ग जैसे, उनकी भी मेंटेलिटी आप देखिए एंशिएंट कल्चर्स की तरफ देखने की, पैगन कल्चर्स जिनको डेविल वर्शिपर्स के रूप में आज तक भी अपने फिल्मों में वे उसी प्रकार से प्रस्तुत करते हैं।
और वही मानसिकता जो है अभी साहिब्स 2 में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 70-80 के दशक में जो मित्रों की आर्काइव सामने आने के बाद में केजीबी और कांग्रेस के संबंधों के बारे में उसमें बताया गया, और साथ में ही आर्ट एंड लिटरेचर का क्षेत्र, उसमें चाहे फिर स्टेज प्लेज हो, फिल्में हो या फिर पेंटिंग्स हो, साहित्य हो, उन सब को किस प्रकार से वामपंथियों के हाथ में सौंपा गया एक सिस्टमैटिक वे में सोवियत के इशारों पर या उनके इन्फ्लुएंस में। इसके बारे में काफी विस्तार से साहिब्स 2 में बताया है। तो ये तो भारत में ये जो आइडियोलॉजिकल सबवर्जन हम कहते हैं कि फॉरेन एजेंडाज को किस प्रकार से आर्ट एंड लिटरेचर के माध्यम से स्प्रेड किया गया, इसका सबसे बड़ा टूल हमेशा से ही बॉलीवुड की फिल्में रही है, फिल्म मेकर्स रहे हैं। और ये धीरे धीरे 70-80 के दशक में आप देख लीजिए जो एक सोशलिज्म को काफी ग्लोरीफाई किया गया, एक एंग्री यंग मैन टाइप कैरेक्टर खड़ा करके फिर वो किसी मिल मालिक के विरुद्ध लड़ रहा है, किसी खदान मालिक के विरुद्ध लड़ रहा है, किसी उद्योगपति की हत्या कर रहा है, गरीब माँ का बेटा है, सोसाइटी में उसको कितना अन्याय अत्याचार किया हुआ है, और वहां से फिर वो यही सोशलिस्ट माइंडसेट आप वहां पर भी देखेंगे। फिर धीरे धीरे डाकुओं को ग्लोरीफाई करना, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करना, उनको क्रांतिकारियों के रूप में प्रेजेंट करना। और फिर जब सन 2004 के बाद में अटल जी की सरकार जब गई, आप उस समय के बाद एक सडन चेंज देखेंगे बॉलीवुड में। वहां पर फिर भारत को बार बार एक इस्लामोफोबिक देश के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। बहुत सारी फिल्में, इवन चक दे इंडिया जैसी स्पोर्ट्स फिल्म में भी उन्होंने वही नैरेटिव डाला। जोधा अकबर जैसी फिल्मों के माध्यम से विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया, हैदर जैसी फिल्में, पीकेबीआई, शौर्य जैसी फिल्में, जिनमें कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के एजेंडा को इन्होंने स्प्रेड किया। तो ये इसको आप फॉरेन एजेंडा कहिए, या मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसके लिए फॉरेन एजेंडा की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि संदीप सर ने कहा कि हम इतने ज्यादा आज ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं कि हमारे फिल्म मेकर्स भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एक इंडिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो समझ पाते हैं ना बोल पाते हैं। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस या मानसिक एक आत्मग्लानि की भावना से हम जा रहे हैं। अभी मैं तो रिव्यूज करता हूँ, तो कई सारे क्रिटिक्स के दूसरे भी रिव्यूज में पढ़ता रहता हूँ। तो एक इंडस्ट्री के क्रिटिक है, अंग्रेजी में बात करते हैं, थोड़ा माइंडसेट के हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा छोड़िए। तो वो हमेशा अपने रिव्यूज में, अभी पिछले 2-3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, तो बार बार यही कहेंगे कि हम आज कितने पोलराइजिंग टाइम में जी रहे हैं, कितने नफरत बढ़ गई है कम्युनिटीज के बीच में। मतलब मोदी सरकार आने के कारण कितना धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, कितने हम बढ़ गए हैं, नफरत और कितना बढ़ गए, पोलराइजिंग टाइम में बार बार ये बातें कही जाती है। और आप देखिए ये इंटेलेक्चुअल काफी बुद्धिजीवी की तरह बात करते हैं, बहुत समझदार है, बातें भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आप देखिए जो ये बच्चे जो अंग्रेजी में बात करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, बहुत समझदार भी है, काफी इंटेलेक्चुअल बातें भी करते हैं, पर वे भी आज उनको मन में ये बात है कि भाई मोदी मतलब कोई फांसीवादी नेता है, और आज देश में ये जो राष्ट्रवादियों की सरकार इस तरह से बहुत पोलराइजिंग टाइम में हम जी रहे हैं, बहुत नफरत बढ़ गई है, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के कारण हम इतने बढ़ गए हैं। ये बातें एक बहुत बड़ा वर्ग है बच्चों का जिनके मन में ये बातें हैं। हम सोशल मीडिया पर होते हैं तो हम जैसे वीडियोस देखते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उसी विचारधारा के वीडियोस वगैरह हमारे सामने आते हैं। और आप थोड़ा सा अलग हटकर किसी अपने ही मित्र का फोन हाथ में लीजिए जो थोड़ा लिबरल माइंडसेट का हो, थोड़ा लेफ्टिस्ट हो, उसका फोन हाथ में लेंगे और फेसबुक यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको एक अलग ही चित्र समाज का देखने को मिलेगा। तो ये सत्य है कि आज भी कॉलेज वाले बहुत सारे, बहुत बड़ा युवाओं का वर्ग ऐसा है जिसे बॉलीवुड ने इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करके रखा है कि उसको लगता है कि नहीं, भारत बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ पर बहुत ध्रुवीकरण हो रहा है और इस फांसीवादी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। और इसमें सबसे बड़ा टूल अगर कोई है इस प्रकार से बच्चों को ब्रेन वॉश करने में, तो वो बॉलीवुड ही है, फिल्म इंडस्ट्री ही है। क्योंकि फिल्मों के माध्यम से बार बार ये बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है कि भारत एक इस्लामोफोबिक देश है, फांसीवादी सरकार आ जाएगी, ये हो जाएगा। आपको एक मतलब मैं अगर एक शब्द में कहूं तो फिल्म इंडस्ट्री बच्चों को, आपके हमारे बच्चों को वोक एक्टिविस्ट बना रही है। अगले जनरेशन के लिए वो तैयार कर रहे हैं एक नए एक्टिविस्टों को। और मैं जब ऐसे क्रिटिक्स के रिव्यूज देखता हूं, बहुत इतने समझदार बच्चे, इतने अंग्रेजी में बात करने वाले, पर वो भी ये बातें समझते हैं। वो देख रहे हैं कि देश किस प्रकार से ग्रो कर रहा है पिछले 7-8 वर्षों में। कोई भी क्षेत्र हो, भारत ने हर क्षेत्र में पहले की अपेक्षा 10-20 गुना ज्यादा तेजी से विकास किया है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का आप क्षेत्र ले लीजिए। फिर भी वो किनको चुनकर लाना चाहते हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उदयनिधि स्टैलिन, इनको वो इंटेलेक्चुअल मानते हैं। और फिर दूसरों को ट्रोल करने के लिए कहते हैं कि दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। वो जर्मन यूट्यूबर के जो बॉट से पेड़, वो दूसरों को आकर ये कहते हैं। और इनके अनुसार इंटेलेक्चुअल कौन है, बुद्धिजीवी कौन है, एजुकेटेड कौन है? ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उदयनिधि स्टैलिन को वो चुनकर लाना चाहते हैं। तो ये फिल्म इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस है, सबसे प्रभावी, सबसे बड़ा टूल है जिसको हमेशा से ही राष्ट्रवादियों ने इग्नोर किया और इसको हमें महत्व देने की आवश्यकता है, मेन स्ट्रीम में आने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा प्रभावी टूल है। बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। फैमिली को तोड़ने के बारे में बात हुई, तो
देखिए, हॉलीवुड में संदीप जी ने का प्रश्न जो पूछा गया कि 60s में वहां पर ये वोक एजेंडा धीरे धीरे शुरू हुआ था जो भारत में अभी आ रहा है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हॉलीवुड का जो कंटेंट है वो हमेशा से ही बहुत ही नेशनलिस्टिक रहा है। वे अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को बहुत सेलिब्रेट करते हैं और फैमिलीज का भी वहां पर हमेशा से सम्मान होते आया है। जो मेन टॉक्सिक वोक एजेंडा है वो पिछले 4 वर्षों में हॉलीवुड में विशेषतः शुरू हुआ है, अगर आप देखेंगे। इस कारण से आप देखना, डिज्नी का जो कंटेंट है, मार्वल का जो कंटेंट है, वो 2019 के बाद में बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक हो गया है। और वहां पर आप अगर देखेंगे, यूट्यूब पर आप सर्च करना, डिज्नी का क्रिटिसिज्म करने वाले सैकड़ों यूट्यूबर्स है अमेरिका के, सैकड़ों, और वो बहुत ज्यादा हार्शली उस कंटेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। मार्वल के फेज 4 को हो, डिज्नी की जो पिछली 3-4 एनिमेटेड फिल्में आई है उनके अगेंस्ट जो अमेरिका में कैंपेन चले हैं, वो फिल्में पूर्ण रूप से फ्लॉप रही है डिज्नी की पिछली कुछ फिल्में। और अभी जो स्नो वाइट एंड 7 डॉप्स आ रही है, रेचल ज़ेगलर की कंट्रोवर्सी अगर आपने पढ़ी होगी, आप सर्च करना रेचल ज़ेगलर स्नो वाइट कंट्रोवर्सी। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है कि डिज्नी ने उसको पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि इतना डर है डिज्नी में कि वो फिल्म फ्लॉप हो सकती है। और कारण क्या है, आप अगर उसको समझेंगे तो आप इसको पूरा क्लियर समझ सकते हैं, इस विषय को, फैमिलीज तोड़ने के। उस रेचल ज़ेगलर ने एक इंटरव्यू में बस इतना कहा कि स्नो वाइट जो पुरानी वाली थी 7 डॉप्स, उसमें स्नो वाइट अपने प्रेम के पीछे थी, जा रही थी, अपने एक लव इंटरेस्ट को वो खोज रही थी। पर अभी हम जो रीमेक कर रहे हैं ना, उसमें रेचल अपने प्रेम के पीछे नहीं जा रही, वो अपने इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में ज्यादा सोच रही है। इस एक स्टेटमेंट के कारण अगर आप अभी भारत में किसी भी नेशनलिस्ट को भी पूछ लीजिए, वो बोलेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, सही तो बोला उसने। आप अमेरिकन सैकड़ों यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, उनका देखना रेचल ज़ेगलर को कितना क्रिटिसाइज किया है कि तुमने एक परिवार तोड़ने की बात की है। एक स्त्री वो अपने प्रेम को खोज रही है, अपने पति बना रही है, एक अपने परिवार में वो जाने वाली है, उसको तोड़कर तुम इंडिविजुअल लिबर्टी, अपने पर्सनल, आप देख लेना जितनी भी ये सेक्सुअल लिबरेशन की बातें हो, इंडिविजुअल लिबर्टी के नाम पर जो कुछ भी आजकल प्रमोट कर रहे हैं, अमेरिका में उन बातों को क्रिटिसाइज किया गया। हम ये सोचते हैं कि अमेरिका में बहुत लिबरल सोसाइटी है, पर सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव अगर आपको कहीं पर दिखेंगे तो वो अमेरिकन ही दिखेंगे, अपने रिलीजन को लेकर हो या फैमिली लाइफस्टाइल को लेकर हो, सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव लोग अमेरिकन है। आप ये बस कंट्रोवर्सी पढ़ना रेचल ज़ेगलर और स्नो वाइट की, आपको पूरा क्लियर होगा। भारत में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर कोई एक्ट्रेस ऐसा बोल देगी ना तो ज्यादातर नेशनलिस्ट ही उसके सपोर्ट में आ जाएंगे। क्या हो गया, परिवार तोड़ने की बात करते हैं आप, ज्यादातर फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी वाली फिल्में देख लीजिए। जो एकता कपूर का कंटेंट है वो मुझे उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन सा कंटेंट है पता है, कि जहां पर ये इमोशनल ब्लैकमेल करके तथाकथित पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटी जाती है। उस कंटेंट में इतना सटल वे में इतना जो टॉक्सिक नैरेटिव दिमाग में डाला जाता है, परिवार तोड़ने का, बच्चों को अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट करने का, सोसाइटी के अगेंस्ट करने का, समाज के नाम से छाती कूटने का, कि ये पेरेंट्स मेरे सपनों को कुचल रहे हैं, मुझे बस अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में सोचना है और बस मैं जो चाहूं वो करूंगा, समाज कौन होता है मुझे जज करने वाला, मैं अपने टर्म्स पे लाइफ जीऊंगा। ये बातें बहुत सारे बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स बहुत ही क्या कहे, टेक्निकली वेल मेड और बहुत ही एक्सट्रीमली वेल मेड ऐसे कंटेंट में प्रस्तुत करते हैं। वो कंटेंट ज्यादा डेंजरस है मेरे अनुसार, क्योंकि उसको वो सामने से दिखता भी नहीं डेंजरस है, वहां पर लग रहा है कि हाँ यार एक महिला है, वो तथाकथित पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटी जा रही है, भारतीय समाज कितना रूढ़िवादी है, ऑर्थोडॉक्स है, पेरेंट्स ऐसे होते हैं, समाज ऐसे होता है, पर वहां पर उस नैरेटिव को समझने की आवश्यकता है। So, with that, we come to the Q&A part of it. Most of the questions are for Shri Pratik ji. I'll ask 2 more questions and then we'll wrap this up. 3 actually, but we have space to ask only 2. Both are for Pratik ji. Okay. 50% of India, South, Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana, Karnataka, have little or minimal influence of Bollywood. What is your take and suggestion of how to reform Bollywood and change its influence in the rest of India? Rahul Balachandra ji has asked this question. 3 मिनट में खत्म कर जी जी, देखिए बॉलीवुड को बदलना मतलब मुझे तो ये पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि वहां वो समझ तो होनी चाहिए कम से कम, एक इंडिक पॉइंट ऑफ व्यू कहिए या फिर अपने कल्चर को समझने की आवश्यकता, वो मुझे नहीं लगता कि अभी के समय में करंट जनरेशन के जितने फिल्म मेकर्स है, वो एक तो दूसरी तीसरी जनरेशन है बॉलीवुड के आप फिल्म मेकर, जो परिवार आप अगर देखेंगे वो एक बहुत ही एलिट माइंडसेट से बड़े हुए हैं, जैसे कि साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे जो भी कहते हैं, तो वो समझ ही नहीं है कि वो अपने कल्चर को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सके। उनका सबसे मेन जीवन का जो प्रश्न है वो ये है कि भाई सेक्स, हमें सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए, पेरेंट्स हमारे दुश्मन है, समाज हमारा दुश्मन है, और ज्यादातर इस कारण से उनके सभी कंटेंट में आपको एक ही विषय मिलेगा कि भाई हमें सेक्सुअल लिबरेशन के लिए लड़ना है, फ्रीडम जो भी है, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा भी इसको लेकर आप अगर देखेंगे,
हर एक कंटेंट में ओटीटी का उठाकर देख लीजिए, ज्यादातर कंटेंट में यही उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि जो व्यक्ति एक जमीन से उठता है, परिश्रम करके ऊपर आता है, जीवन में जिसने स्ट्रगल किया हुआ है, माता पिता को स्ट्रगल करते हुए देखा है, वो समझता है उन बातों को। पर आज जो बॉलीवुड की लगभग तीसरी जनरेशन है, जो ज्यादातर जो फिल्म मेकर से, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से, जिनके हाथ में पैसा है फिल्में बनाने के लिए, वो ये बातें समझते ही नहीं है। तो उनसे ये अपेक्षा करना कि वो कुछ बदलाव लाएंगे, ये मुझे तो कम से कम नहीं लगता। इस कारण से एक बॉलीवुड के इकोसिस्टम से अलग अगर कोई हो खड़ा तो कुछ हो सकता है। और ये एक प्रश्न मैं लेना चाहूंगा, एक आयुष जैन जी है, जल्दी से। हाँ, उन्होंने पूछा है कि जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है बॉलीवुड में हमेशा से बनती रही है, तो ये किसी ने उनको इन्फ्लुएंस किया, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ये बचपन से हम जो पढ़ते आए हैं उस कारण से होता होगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे कि मैंने साइब्स 2 का भी उदाहरण दिया, 70-80 के दशक में जो एक आर्ट एंड लिटरेचर क्षेत्र या फिल्म इंस्टीट्यूट हमारे ले लीजिए, वहां पर जैसे एफटीआई पुणे में जो अभी प्रोटेस्ट आपने देखी होगी, केरला स्टोरी का बस स्क्रीनिंग वहां पर हुई थी, तो तुरंत वहां के स्टूडेंट जो लीडर्स थे वो सामने आ गए, प्रदर्शन करने लगे कि आरएसएस का प्रोपेगेंडा हम यहाँ पर एफटीआई पुणे में नहीं चलने देंगे। तो जो हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट्स है, वहां पर ही अगर जो एक सोशलिस्ट माइंडसेट या कल्चरल मार्क्सिज्म की बातें अगर उनके दिमाग में डाली जाती हो, राम के नाम जैसी डॉक्यूमेंट्री उनके सिलेबस का अगर हिस्सा हो, आप पूछ लीजिए कोई भी फिल्म इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हो, तो वो आपको ये बता देंगे डॉक्यूमेंट्री उनको सिलेबस के रूप में पढ़ाई जाती है। माइंडसेट से जब बच्चा पढ़कर बाहर आएगा तो वो क्या बनाएगा? तो ये कोई भले उनको फंड ना कर रहा हो, पर मैंने पहले भी कहा कि हम एक ऐसे समय में पहुंच गए हैं कि उसके लिए किसी फंडिंग की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे फिल्म मेकर्स हमारे देश में अभी ज्यादातर है। जी धन्यवाद। आखिरी सवाल प्रतीक जी के लिए। Telugu film industry was able to make movies on our epics and culture because Tollywood film industry have writers, poets, dialogue writers who are rooted in Indian culture and live as middle class Hindus who follow their daily culture. In Bollywood, whole team is rooted in liberalism and ape Western lifestyle. What is your view of Bollywood? What is your view if Bollywood is shifted from Mumbai to Banaras and rooted Hindi writers and grounded people will get a chance in Bollywood? Will Bollywood then change for the good? This is by Mr. Pavan. देखिए, इसके लिए भी समय तो लगेगा, क्योंकि ज्यादातर आप राष्ट्रवाद जो है, वैसे है नहीं ज्यादातर कोई नेशनलिस्ट फिल्म मेकर्स, पर थोड़े बहुत जो है भी, आप उनका अगर कंटेंट देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा चिल्ला चोट वाला और बस बी ग्रेड टाइप ज्यादातर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। आप इसी के अगेंस्ट लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स को अगर देखेंगे तो उनका बहुत लंबे समय से इकोसिस्टम बना हुआ है और वो टेक्निकली बहुत ज्यादा बढ़िया फिल्में बनाते हैं। टॉक्सिक से टॉक्सिक थॉट्स को भी जिस प्रकार से छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ, वो ये क्योंकि लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स को फंड करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, और जो राइट विंग फिल्म मेकर्स हैं वो अपनी कहानियां और अपने इस तरह के स्क्रिप्ट्स लेकर घूमते रहते हैं, उसको कोई भी फंड करने के लिए तैयार नहीं होता। और दूसरी बात, जो ये पूरा इकोसिस्टम है, जैसे कि आप बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स देख लीजिए पूरे भारत के और भारत के बाहर के, वहां पर जो लोग होते हैं जज करने वाले, वो भी ज्यादातर उसी लेफ्टिस्ट माइंडसेट के हैं और वो उन्हीं फिल्मों को ज्यादातर पुरस्कृत भी करते हैं जो एक आर्ट हाउस फिल्मों के नाम पर, जैसे कि राजेश जी ने कहा, वो उसी लेफ्ट के नैरेटिव को या वोक एक्टिविज्म को चलाएंगे, समाज या पेरेंट्स को उनके नाम से कुछ छाती कूटने का, उसी नैरेटिव की फिल्मों के ज्यादातर प्रमोट किया जाता है। तो इस कारण से जो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में आना भी चाहता है तो वो उसी नैरेटिव की, उसी माइंडसेट की फिल्में बनाता है। और बनारस में अगर शिफ्ट भी करेंगे तो कम से कम उसके लिए भी समय लगेगा, जब लोग ये बातें एक सटल वे में लोगों की भावनाओं को समझकर किस प्रकार से अपनी विचार रखना है वो समझेंगे, तब जाकर बदलाव आएगा। क्योंकि बस चिल्लाने वाली और इस प्रकार की बी ग्रेड फिल्मों से ज्यादा नुकसान ही होता है। एक जो लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स है उनकी तरह नैरेटिव पर कंट्रोल आने में समय तो लगेगा। वैसे एक बात बता दूं कि बनारस में शिफ्ट हो चुका है, प्राच्यम की शुरुआत बनारस से हुई है। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए आई थिंक एक ही बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है आम जनता को इस चीज की जो अपनी जिम्मेदारी है वो समझनी चाहिए कि जो नेशनलिस्टिक फिल्म मेकर्स हैं उनको निश्चित रूप से उनको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि फिल्म मेकर जो भी है वो जनता की वजह से है। और इन लोगों को जो एंटी भारत नैरेटिव्स और फॉरेन एजेंडा के नैरेटिव्स को पेडल कर रहे हैं बहुत सबकॉन्शियस तरीके से मास ऑडियंसेस में भारत के, इन लोगों को निश्चित रूप से बॉयकॉट करके इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए।